5 सीटें मैनपुरी जहां पे मैं मौजूद हूं, डिंपल यादव जी यहां से लड़ रही है, कन्नौज से अब अखिलेश जी लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ रहे हैं, रामगोपाल जी के बेटे। मतलब पूरा, चाहे उसके बाद से बदायूं हो, आजमगढ़ हो, मतलब ये तो रिकॉर्ड है वैसे इंडियन पॉलिटिक्स में कि एक वक्त पर सबसे ज्यादा अगर किसी एक परिवार के लोग पॉलिटिक्स में थे एक्टिवली तो वो मुलायम सिंह यादव का ही परिवार था। लेकिन मुलायम सिंह जी के परिवार के ही 5 लोग एक बार फिर से चुनावी मैदान में, पीएम इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आपका जवाब इस पर? सारे टिकट परिवार में ही बांट लो, भाई को भी, चाचा को भी, बेटा को भी। देश का चुनाव है और इस पे देश ये उम्मीद करता है कि इस देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2-2 बार बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और बड़ा समर्थन दिया है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, आप उन पर क्यों नहीं बात करना चाहते? माननीय प्रधानमंत्री जी किसान की 2 गुनी आय पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नौजवानों से किया गया वादा रोजगार पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सीमाओं पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है ना। 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और आपके सारे झूठे वादों को आप फिर गारंटी का नाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक परिवार से 5 लोग लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोगों को याद है आजादी की लड़ाई में कई ऐसे परिवार थे जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के क्रांतिकारी थे। तो अगर एक परिवार संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीबी के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अगर जनता के बीच है, कोई नामित होकर के नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच गए हैं, संघर्ष का परिवारवाद है और अगर संघर्ष करके जीत रहे हैं, भाजपा को हरा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता माननीय प्रधानमंत्री जी को तकलीफ होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अब सोचना चाहिए, इस देश में झूठ बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है, फरेब बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, ये देश जुमला बहुत दिनों तक नहीं सुन सकता। अगर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर रही है कि हम हार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो 1-1 साल के पीएम बनेंगे, तो इसका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया है कि एनडीए नहीं आ रहा है, इंडिया ही आ रहा। और अंजना जी, मैं बड़ी ईमानदारी के आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, इंडिया को बचाने इंडिया गठबंधन ही आ रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही जो देश के सरकारी संसाधनों पर, जो देश की सीमाओं पर, जो बाकी चीजों के जो संकट आया है 10 सालों में, ये 1 साल में ये संकट कटेंगे। और जहां तक मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अब तो वो कविता भी करने लगे हैं, ठीक है, तो चलिए ये तो अच्छी बात है, ये हमारे साथी हैं कि कम से कम सरकार से हटेंगे तो एक दूसरा काम, हम तो दूसरे लोगों से भी कहेंगे कि भाई आप कविता करिए। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, प्रियंका जी की बात है, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, भाई कैसरगंज से तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट नहीं घोषित किया, तो आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर के क्यों परेशान हैं? आप अपनी योजनाएं बताइए। सुनील जी, वैसे आप इनके कविता से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आजकल अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, वो तो गाना भी गाने लगते हैं, वो तो गाना भी गा के सुना रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि अच्छा है उनके पास एक सेकंड करियर का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मैं मलुक जी के पास अब जाना चाहती हूँ। शहजाद जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मलुक जी, कला है, अगर किसी अब आप आरएलडी में चले गए हैं, आपको दिल पे ये बात लगती है कि नहीं लगती है जब परिवारवाद की बात होती है? क्योंकि वहां पर भी अजीत सिंह, जब नहीं है लेकिन अजीत सिंह, जयंत चौधरी, यही चलता रहा है, वो भी फैमिली पॉलिटिक्स है। इससे पहले आप बीएसपी में थे, वहां भी उनके भतीजे को ही लेकर पूरा लगभग पार्टी की कमान उनके हाथ में थी। देखिए अंजना जी, जहां तक बात है, आप चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका नाम लेना भूल गए। उनसे अगली पीढ़ी अजीत सिंह जी की थी, केंद्रीय मंत्री रहे कई बार। और आज की तारीख में उससे अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी की है। मैं भूली नहीं सर, आपको टोक रही हूँ, यूजुअली मैं टोकती नहीं हूँ, लेकिन मैं भूली नहीं। एक सेकंड, मैं भूली नहीं, उनका नाम मैं अलग रखती हूँ क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो किया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उनकी विरासत के साथ उनके बाद कौन क्या कर रहा है उस पर चर्चा ज्यादा जरूरी है। चौधरी चरण सिंह का कोई सानी नहीं है, उन्होंने जो अपने तरीके से सही मुद्दों को उठाया। जी प्लीज मुझे पूरा करने दो। तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी की है, जिन्होंने इस चुनाव में
जो पिछले 40 साल से चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक छोटा सा कार्य करता था, राजकुमार सांगवान, जो अजीत सिंह जी के भी साथ रहे, अब जैन जी के भी साथ है, उनको चुनाव लड़ाया है और अपनी वाइफ को चुनाव नहीं लड़ाया। और मैं भी उनका नजदीकी हूं, और बिजनौर से मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, एक साधारण विधायक थे चंदन चौहान, उनको चुनाव लड़ाया है। और जहां तक बात बीजेपी की है, 91 लोगों की सूची पूरे देश में तैयार की गई थी, जिनके घर में विधायक है वो एमपी मांग रहे हैं, या जिनके में विधायक हैं एमपी हैं वो कभी विधायक मांग रहे थे। तो ऐसे 91 लोग, 91 लोगों की सूची तैयार करी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी को भी उनको टिकट नहीं दिए। जब परिवारवाद की बात आती है तो कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों होती है? अभी वहां पे वो पोस्टर चिपक रहे हैं अमेठी में कि जरूरी है वडेरा साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो अमेठी की जरूरी है, वडेरा साहब जरूरी हैं। तो अभी अगर परिवारवाद की बात आती है तो देश के लिए सोचें, और जो हम जैसे लोग, दूसरे सामान्य लोग हैं, अगर यही परिवार के कई कई लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो हम लोगों के नंबर कैसे आएंगे? तो एक तरीके से जहां तक ये बचाव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बचाव कर रहे हैं। जहां तक अमेठी की बात चल रही थी, मैं भी देख रहा था, तो अमेठी के 25 लाख लोगों में से करीब 5.5 लाख वह मुस्लिम हैं, और अंजना जी 5.5 लाख में से 3.5 लाख मुसलमान गुजर हैं, जो जम्मू कश्मीर पे जो 370 हटने के बाद जो देश की आजादी उन लोगों को अब मिली है, जो खुशहाली मिली है, जो ढोल बजा रहे हैं, जो लड्डू बांट रहे हैं, और सरकार ने वहां गुलाम अली खटाना साहब को, मुसलमान गुजर को, राज्यसभा का एमपी बनाया है। तो अमेठी में तो कोई भी लड़के देख लो, चाहे राहुल जी लड़के देख लो, चाहे राहुल जी के जीजा लड़के देख लो, चाहे राहुल जी की बहन प्रियंका गांधी जी लड़के देख लो, वहां तो अमेठी में तो अब भी स्मिता रानी जी दोबारा से चुनाव जीत करके आएंगी और वहां से बीजेपी का परचम लहराएगा। जहां तक बात है आपके पूरे देश के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं अभी राजस्थान में हूं इस समय, और राजस्थान में जैन जी ने ड्यूटी लगा रखी है कि चुनाव अगले दिन है, अपने लोगों को फोन कर करके बातचीत करके उनको तैयार कराओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली जगह चुनाव होते हैं, वहां 8 सीटों पर पहली बार चुनाव हुआ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुजर, मुस्लिम, दलित सबसे ज्यादा है। वहां का एक समीकरण ऐसा बन के अब की बार आया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां चला जाता है पूरा उत्तर प्रदेश में वो माहौल बनता है, पूरा उत्तर प्रदेश वो जीतता है। और उत्तर प्रदेश 80 जिसके हाथ में आ जाता है, कई बार आप 80 और लस्सी की बात भी करती थी, तो अब के 80 भी आई, लस्सी भी आई। खत्म कर रहा हूँ, एक सेकंड मुझे मलुक नागर से आपके साथ दिखाइए। मलुक जी, अरे मलुक जी आप ही से बात कर रही हूँ ना। एक सेकंड सवाल तो सुनिए, थोड़ा क्लियर कीजिए मामला। एक सेकंड। यस, कंपास का जो ये आपका वो मीटर है ना, वो बड़ा जोर जोर से हिल रहा है। आरएलडी में आप आ गए हैं जी, और बीएसपी की तरफ से मायावती जी आपको कह रही है कि राजस्थान में लोगों से बातचीत करके लोगों को चुनाव के लिए बुलाओ। तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं भाई? आरएलडी तो एनडीए का हिस्सा है और बीएसपी तो चुनावी मैदान में अलग से है। नहीं, मैं तो अभी आप किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं साहब? मैं बीजेपी, अभी आपने कहा मायावती जी ने कहा सबको फोन कर, वो गलती से हो सकता है, जैसे वो गलती से निकल गया हो। जयंत जी ने, मैंने कहा था पार्टी के मुखिया ने, जयंत जी ने मुझे यहाँ भेजा है, और आरएलडी की तरफ से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे सारे राजस्थान के गुजरों ने सचिन पायलट को धोखा दिया, कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, और जो किसान समाज के लोग हैं, चौधरी जैन जी ने मुझे यहाँ अधिकृत करके भेजा है, जाओ टेलीफोन पे बात कर करके और लोगों को तैयार करके और पूरा तरीके से बीजेपी की मदद करो।